हाँ जी बेटा, चलिए आज हमारी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद रिप्लेसमेंट करेंगे। प्रसीदा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिप्लेसमेंट डिसीजन। अनुपम, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए ये वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद हम रिप्लेसमेंट डिसीजन करते हैं। ये वाली क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। मुझे विश्वास है कि पिछले क्लास की सारी चीज़ें आप लोग को समझ आया होगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन। पिछले क्लास की कोई रिवीजन, कोई आपको जरूरत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ बेटा? आप लोग प्लीज कॉपी करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया है आप लोग को। देखिए, फॉलोइंग आर द डाटा ऑन द कैपिटल प्रोजेक्ट बीइंग इवेल्युएटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। एनुअल कॉस्ट सेविंग कितनी है? 40,000 रुपीज है। यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 ईयर्स है। IRR आपको 15% है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.064 है। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैलकुलेट करनी है, पे बैक पीरियड, सैलवेज वैल्यू दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक बात आपको दिमाग में रखनी है, यहाँ पे बोल रहा है एनुअल कॉस्ट सेविंग। एनुअल कॉस्ट सेविंग का मतलब आपको क्या हुआ? यहाँ पे एनुअल कॉस्ट सेविंग का मतलब अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये हमारे पास 40,000 रुपया है, 40,000 रुपीज है। लेस हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन हम लेस करते हैं। तो डेप्रिसिएशन मान लो D है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, सपोज करो D है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? 40,000 माइनस D हो जाएगा, लेस टैक्स। इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, तो टैक्स नहीं तो मान लो 0 है। इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो 0 है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 40,000 माइनस D। प्लीज आप लोग लाइक की बटन को प्रेस कर देंगे, लाइक की बटन बहुत कम होता है। माइनस D। एड डेप्रेसिएशन में हम D ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कैश इनफ्लो हो जाएगा। कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। यहाँ पे कैश का इनफ्लो 40,000 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कैश का इनफ्लो 40,000 हो गया। तो ये कैश का इनफ्लो 40,000 का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं है, टैक्स नहीं है। अंकिता, गुड इवनिंग बेटा। अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया है तो डोंट नीड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और उस केस में आपको 40,000 जो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, जो 40,000 अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, उसी को हम कहेंगे आपको कैश इनफ्लो। तो यहाँ पे आप लोग को समझ आ गया कि अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ही क्या हो जाएगा? आपको कैश इनफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टार लगा के आप लिखिएगा, स्टार लगा क्या लिखना है? whenever in questions no tax is not given, then no need
to calculate, there no need to calculate, whenever in question tax is not, no need to calculate depreciation. depreciation आपको जरूरत नहीं है निकालने का. in this case earning before depreciation and tax is the cash inflow. Here cash inflow इक्वल टू ₹40,000. यहाँ पे कैश का इनफ्लो कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा. अब क्यों कैश का इनफ्लो 40,000 होगा इसको आप लोग समझिएगा. यहाँ पे एनुअल कॉस्ट सेविंग को अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स कहेंगे. इस क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है. जब टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है तो आपको इसी को हम कैश इनफ्लो कहेंगे, इसी को कैश इनफ्लो, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो टैक्स नहीं है तो फिर एड बैक करेंगे तो खत्म हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं बचेगा. तो इन दिस केस डेप्रिसिएशन इक्वल टू अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इक्वल टू कैश इनफ्लो. यहाँ पे अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स इक्वल टू कैश इनफ्लो हो जाएगा. दूसरी बात है यहाँ पे लिखा है यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स लिखा है. यहाँ पे यूजफुल लाइफ कितना है? 4 ईयर है. तो 4 साल आपका यूजफुल लाइफ है और IRR इक्वल टू 15% है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.064 है. तो एक बात को आपको याद रखिए, ये हमेशा के लिए याद रखना है, ये लिखना है. क्या लिखना है सुनिएगा, क्या लिखना है प्लीज इसको कॉपी कीजिएगा. अगर सपोज कीजिए ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया अभी तक के ऑब्जर्वेशन में, अभी तक की जो ऑब्जर्वेशन है वो हमने क्या किया उसको ऑब्जर्व किए, उसको लिखिए आप. क्या लिखना है? PI प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. तो इस केस में क्या होगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0. दिस इंप्लाइज दैट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट IRR ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये आपकी पहली ऑब्जर्वेशन है. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. अगर ये ग्रेटर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दिस इज इक्विवेलेंट टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0, PI ग्रेटर देन 1, IRR ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सेकेंड केस में क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. दिस इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0. दिस इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू 1. दिस इक्वल टू IRR इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब तीसरा केस क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो लेस देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. दिस इंप्लाइज दैट नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0. दिस इंप्लाइज दैट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1. This implies that IRR less than cost of capital. IRR less than cost of capital. IRR less than cost of capital. तो ये 3 पॉइंट आपको माइंड में रखनी है. ये तीनों को आपको डिस्कशन करनी है, तीनों को आपको ऑब्जर्वेशन करनी है ये वाली. अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में आपको क्या दी हुई है? यहाँ पे PI आपको PI हमारे पास 1.064 है. दिस इज ग्रेटर देन 1. तो इसका मतलब IRR जो है ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा. IRR ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. IRR ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. IRR जो यहाँ पे 15% है, IRR जो 15% है ना, तो इसका मतलब हम कमा तो रहे हैं प्रोजेक्ट से 15% पे, हमारी अर्निंग तो हो रही है 15% पे, हमारी अर्निंग तो हो रही है 15% पे, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है लोअर देन 15% है. हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द लोअर देन 15%. यहाँ पे लोअर देन 15%. हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है लोअर देन 15%. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोअर देन 15%. हमारी अर्निंग तो 15% है लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोअर देन 15% है. ये वाले बात को समझना पड़ेगा. नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है प्रोजेक्ट. IRR पे, एट IRR पे क्या होता है? IRR पे क्या होता है? हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. तो इसी से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे.
हमारा एक निकल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। IRR क्या, एक दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, हेयर PI ग्रेटर देन 1, ग्रेटर हैंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल is lower than IRR, that is IRR greater than cost of capital। ये बात को आपको समझना पड़ेगा, IRR greater than cost of capital। सुनिए, IRR इक्वल टू आपको 15% है और आपका कैश इनफ्लो कितनी है, कैश इनफ्लो आपकी ₹40,000 है। हम यहां से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल सकते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ present value of cash outflow, present value of cash outflow, calculation of present value of cash outflow, calculation of present value of cash outflow। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट IRR नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0, that is present value of cash inflow minus present value of cash outflow equal to 0। present value of cash inflow कितना हो जाएगा, 40,000। present value एन्युटी फैक्टर 15%, 4 साल, माइनस present value of cash outflow, ये बाहर इस साइड में आ जाएगा, present value of cash outflow। अब आप देखिए present value of cash outflow कितना आ जाएगा, प्लीज आप देखिए 40,000 इंटू आप लोग समझिए 15% है, 15% 4 साल का, प्रेजेंट वैल्यू इनफैक्ट कितना है 2.855, यहाँ पे 2.855 कितना होगा, 2.855, 40,000 इंटू 2.855 रुपीज 1,14,200। This is a 1,14,200। This is your present value of cash outflow। ये 1,14,200 आपका present value of cash outflow है। तो जो प्रोजेक्ट में आपका निकाला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछी गई है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपकी कितनी है, वर्किंग नोट फर्स्ट से हमने निकाल लिया 1,14,200, ये पहला वर्किंग नोट से हो गया। एक बात आपको ध्यान देनी है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारा लोअर देन इतना होगा, लोअर देन 15% होगा, लोअर देन 15% होगा। लेकिन हमारी IRR पे ये जो निकाली गई है वो आपको इनफ्लो आउटफ्लो दोनों बराबर होता है। तो आउटफ्लो जो निकलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे निकलता है, आउटफ्लो जो निकलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे निकलता है। लेकिन IRR का ज़्यादा अगर रेट ले लेंगे, ज़्यादा अगर IRR वाला रेट ले लेंगे तो इनफ्लो भी उसी के बराबर होगा, इनफ्लो भी उसी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना हो गया, 1,14,200। एक बात आपको कंसंट्रेट करनी है, यहाँ पे क्या कंसंट्रेट करनी है, देखिएगा हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हमेशा एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलता है। आपको यहाँ पे समझना है हेयर IRR 15% ये ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो भाई ये तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे निकलता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास कम है, किससे कम है, IRR से। अगर 15% हम रेट लेते हैं और इनफ्लो निकालते हैं, इनफ्लो का मतलब क्या हुआ, अगर हर एक साल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल
हर एक साल 40,000 रुपीज आया, 40,000 रुपीज आया, 40,000 रुपीज आया, 40,000 रुपीज आया। अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस क्वेश्चन में कम है, लेकिन ये अगर आईआरआर के बराबर, ये अगर 15% पे डिस्काउंट करेंगे, ये यदि 15% पे डिस्काउंट करेंगे, 15% पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर होगा। इसका मतलब कि ये जो बराबर होगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो नहीं है, ये आईआरआर पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो अलग हो गया ना, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो अलग है, तो ये सिर्फ हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालने के लिए यूज किया है। एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब दूसरी बात है यहाँ पे समझना पड़ेगा, वर्किंग नोट सेकंड, वर्किंग नोट सेकंड, इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो यूजिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यूजिंग पीआई, पीआई का मतलब क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यूजिंग पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यूजिंग पीआई। अब सुनिएगा, पीआई इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसका फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसको आप लोग देखिए, तो ये हमारे पास दिया हुआ है 1.0, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1.064 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय 40,000, हमारे पास 1,14,200 ये इनफ्लो है। तो यहाँ पे 1.064 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा 1.064 इंटू 1,14,200, तो ये कितना हो जाएगा प्लीज बताइए आप। 1.064 इंटू 114,200, तो ये हो जाएगा 1,21,509। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब सुनिए, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये वाली कॉपी कीजिए तो पहले प्लीज आप लोग कॉपी करो तो बेटा आप लोग प्लीज। हाँ जी, और अनुपम समझ आया, अंकिता, प्रसिद्धा, बताइए आप लोग को ये पॉइंट समझ आया जो मैंने निकाला यहाँ पे। हाँ जी, अनुपम, प्रसिद्धा, अंकिता, समझ आया आप लोग को ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं, प्लीज इसको समझिए। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 121,509 आया है। सुनिए, यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के प्लेस पे 40,000 15% लेके 1,14,200 आया। दोनों में डिफरेंस क्यों है? ये जो हमारे पास आउटफ्लो जो निकला है वो इनफ्लो के बराबर होगा। किस केस में? अगर यहाँ पे आईआरआर यूज करेंगे तब, आईआरआर यूज करेंगे तो यहाँ पे इनफ्लो के केस में आईआरआर होता है, लेकिन आउटफ्लो वाला जो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के केस में होता है। तो एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि आईआरआर के केस में इनफ्लो का डिस्काउंट रेट हमारे पास क्या होता है, इनफ्लो का डिस्काउंट रेट हमारे पास आईआरआर होता है, लेकिन आउटफ्लो का डिस्काउंट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं रोहित, यहाँ से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया। अब एक वर्किंग नोट से हमारे पास क्या निकल सकता है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना जाएगा 1,21,509, यहाँ पे कितना हो जाएगा
1,21,509 माइनस आउटफ्लो आपके पास कितनी है, आउटफ्लो कितनी है 1,14,200, 1,14,200। अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 121,509 माइनस 114,200, ये आपके पास आ जाएगा ₹7309। ये आपको 7309 नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या लिखेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू के केस में 7309, ये आपकी वर्किंग नोट 3 हो गया। ये फर्स्ट था, ये आपका 3 वर्किंग नोट हो गया। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे होगा, वर्किंग नोट 4, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे होता है 40,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये जो आर होगा, आर इज द कॉस्ट कैपिटल रेट 4 साल। दिस इज ऑलरेडी हमारे पास निकला है 121,509 रुपीज 121,509 और 40,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रेट 121,509, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रेट 4, 121,509 डिवाइडेड बाई 40,000 कितना आ जाएगा प्लीज बताइए। 121,509 डिवाइड 40,000 3.038 और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर R4 यहाँ पे 3.038 3.038 जो है इसको हम क्या करेंगे, हम आपको किसका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है वो देखेंगे, किसकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है ये टेबल में देखेंगे। तो 3.038 ये 12% का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा सकता है 12% 4 ईयर। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर R4, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% 4, हेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल R इक्वल टू 12%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे रोहित कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। हाँ जी अंकिता, अनुपम, रोहित, प्रसिदा आपको समझ आया बेटा आप लोग को, यहाँ पे 12% हो जाएगा। तो वर्किंग नोट 4 आपको यहाँ पे वर्किंग नोट 4 हो जाएगा, ये 12% हो जाएगा। पेबैक पीरियड निकालना है तो पेबैक पीरियड अब बहुत आसान हो गया। अब आपको वर्किंग नोट यहाँ पे वर्किंग नोट 5, यहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 1,14,200 है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हर एक साल सेम कैश का इनफ्लो आ रहा है, सेम कैश का इनफ्लो आ रहा है, सेम कैश का इनफ्लो आ रहा है, सेम कैश का इनफ्लो आ रहा है। तो इस केस में पेबैक पीरियड 1,14,200 डिवाइडेड बाई 40,000 1,14,200 डिवाइड 40,000 तो ये हो जाएगा 2.855 ईयर हो जाएगा। तो 2.855 ये आपका वर्किंग नोट 5 2.855 होगा ईयर। ये क्वेश्चन बताइए समझ आया कि नहीं आया बेटा। हाँ जी क्लियर हो गया। अब हम न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सादिया, प्रसिदा,
अंकिता न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आपका रिप्लेसमेंट डिसीजन शुरू करने जा रहे हैं। और एक बच गया मॉडिफाइड आईआरआर, मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसको भी हम करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन हम स्टडी करेंगे, सुनिएगा। रिप्लेसमेंट डिसीजन स्टार्ट करनी है, सुनिए। रिप्लेसमेंट डिसीजन में आपको कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, आपको आसान है। एक एग्जिस्टिंग मशीन होता है, ये रनिंग हो रहा है मशीन, ये मशीन ओल्ड हो गया, इसकी बुक वैल्यू होगा, और यहाँ पे चाहेंगे आप सेल कर दो, इसकी टेक्निकली चेंज हो गया, आउटपुट नहीं दे पा रहा है, ब्रेक डाउन हो रही है, आपका बहुत सारे रीजन से हम रिप्लेस कर देते हैं पुरानी मशीन को। तो यहाँ इनका कुछ ना कुछ बुक वैल्यू होगा, इसको कुछ सेल करेंगे, और सेल करने के बाद हम परचेज करेंगे न्यू, बाई न्यू। अब यहाँ से न्यू स्टार्ट हो जाएगा, न्यू मशीन यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ स्क्रैप वैल्यू इसका होगा। अब यहाँ पे डिसीजन क्या लेना होता है, क्या पुराने मशीन को सेल करके नए मशीन खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। तो हमारी क्या होता है, सारी चीज़ें इंक्रीमेंटल बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। ऑन द रिप्लेसमेंट डिसीजन वी हैव टू decide whether it is better decision to buy new after selling old one। हमारे पास ओल्ड को सेल करके बाई को नए को करेंगे कि नहीं। आप प्लीज लाइक वाली बटन को प्रेस कर देंगे। वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज बेटर डिसीजन टू बाई न्यू आफ्टर सेलिंग वन। हियर डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल, डिसीजन इज टेकन ऑन इंक्रीमेंटल बेसिस। हियर डिसीजन इज टेकन ऑन इंक्रीमेंटल बेसिस, इंक्रीमेंटल बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। दैट इज whether present value of incremental cash inflow is in excess of present value of incremental cash outflow। that is whether present value of incremental cash inflow is in present value incremental cash inflow is in excess of present value of incremental cash outflow। क्या हमारे पास जो पैसा आया इंक्रीमेंटल उसकी प्रेजेंट वैल्यू एक्सेस है आउटफ्लो के कंपेयर में। इसके लिए आपको 5 वर्किंग नोट बनानी पड़ती है। फॉर दिस वी हैव टू मेक 5 वर्किंग नोट्स। For this we have to make 5 वर्किंग नोट। हमें 5 वर्किंग नोट्स बनानी होती है। सबसे पहला वर्किंग नोट, टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। उसके बाद क्या करनी है, टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट
इसके बाद हमें क्या करनी है, टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। इसके बाद हम क्या करते हैं, टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, ये टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लेट, इसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो पे डिस्कस किया हुआ है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन भी निकालते हैं। फिर 4 इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंक्रीमेंटल बेसिस पे डिसीजन निकलता है। इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश इनफ्लो, इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश इनफ्लो। ये 5 वर्किंग नोट के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। फाइनली यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो एक्सेप्ट करोगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो रिजेक्ट कर दोगे। तो ये सारी आपकी वर्किंग नोट है, इसके बेसिस पे आपको बनाना है और इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ऑलरेडी मैंने सारी कंसेप्ट को डिस्कस किया हुआ है, वह आपको नोट्स भी मैंने सेंड किया हुआ है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे टैक्स इफेक्ट वाली पॉइंट को समझिए। टैक्स इफेक्ट वाली पॉइंट को कैसे किया जाता है सुनिएगा। यहाँ पे हमारे पास एक बुक वैल्यू होता है। यहाँ सपोज कीजिए बुक वैल्यू हमारे पास 50,000 है, सेल वैल्यू होगा, सेल वैल्यू हमारे पास 40,000 है, तो इसको कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। कितना हो गया, 10,000। टैक्स आपको बेनिफिट होगा, टैक्स बेनिफिट अगर 40% टैक्स रेट है तो 10,000 का 40% 4,000 हो जाएगा। ये टैक्स की बेनिफिट हो गई। दूसरे टर्म में आप दूसरे तरीका से अब देखिएगा, बुक वैल्यू आपके पास 50,000, सेल वैल्यू आपके पास 60,000, तो इस केस में हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारे पास कितना हो जाएगा, 10,000। जैसे यहाँ पे बेनिफिट हुआ ना, तो यहाँ पे टैक्स पेड करेंगे आप, टैक्स पेड करेंगे। अगर 40% टैक्स रेट है तो इसका 4,000 आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको बुक वैल्यू से क्या एक्सेस है, क्या कम है, उसके बेसिस पे आपको करनी है। ये आपका फर्स्ट आपका वर्किंग नोट हो गया। सेकंड में इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, हम नए को खरीदेंगे, पुराने को बेचेंगे। तो नए को खरीदेंगे 5 लाख में, पुराने को बेचेंगे 2 लाख में, तो इंक्रीमेंटल आपके पास कितना आउटफ्लो हुआ, 3 लाख। उसके साथ टैक्स का भी इफेक्ट को देखेंगे। टैक्स के इफेक्ट को देख के हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। टैक्स के इफेक्ट को देखकर हम क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। फिर डेप्रिसिएशन, हम पुराने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, नए का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, क्वेश्चन में दिया रहता है ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकालने के लिए ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू ओल्ड, ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रेवेन्यू इंक्रीजेज बाय 20,000 या ऑपरेटिंग कॉस्ट डिक्रीज। तो ये सारे हमारे लिए क्या हुआ, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो हो जाए, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स हो जाएगा। टर्मिनल कैश इनफ्लो तो है। ये सारे चीज़ें आपको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, आपको ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कैसे निकाला जाता है, सुनिएगा। यहाँ पे फॉर कैलकुलेशन ऑफ
ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, ये इंफॉर्मेशन दिया रहता है। एक क्या होता है, ड्यू टू रिप्लेस ओल्ड, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिक्रीज, बाय ₹5 लाख, और रेवेन्यू इंक्रीज बाय ₹5 लाख, और प्रोडक्शन इंक्रीज, इस तरह की इंफॉर्मेशन दिया रहता है। तो हियर अर्निंग बिफोर डेप्रेशन एंड टैक्स जो इंक्रीमेंटल होगा, इंक्रीमेंटल आपको ₹5 लाख हो जाएगा। तो इंक्रीमेंटल डेप्रेशन तो आपको निकालेंगे ही। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, और मैं क्वेश्चन के बेसिस पे और आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चों को समझ आया होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हाँ जी, सादिया, रोहित, प्रसिद्धा, अनुपम, अंकिता, ये क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? अब रिप्लेसमेंट का डिसीजन का क्वेश्चन किया जाए। रिप्लेसमेंट पे हम क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन से आपकी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। रिप्लेसमेंट की डिसीजन को स्टार्ट किया जाए। रोहित, सादिया बताइए, रिप्लेसमेंट की डिसीजन को शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। हाँ जी, सुनिए, ये क्वेश्चन के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से समझिए। उन्होंने कहा मशीन इज परचेज 6 ईयर बैक, ₹1,50,000। हम ऐसे ही नंबर लाइन बना लेंगे इसमें। यहाँ पे उन्होंने कहा कि कॉस्ट आपकी कितनी है, 1,50,000 में एक मशीन खरीदा गया। इसकी लाइफ कितना है, 6 ईयर्स है। 6 साल पहले हमने 1,50,000 में खरीदा। डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू 90,000, इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 90,000 है। बुक वैल्यू कितनी है, 90,000। 15 ईयर्स, इसका ओरिजिनल लाइफ आपको कितनी है, 6 साल पहले की बात है। तो आपको 15 साल 15 ईयर्स इनकी लाइफ था। और आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे और आप 9 साल आपका लाइफ चलता। 9 साल के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओरिजिनल है जब प्रोजेक्ट लाइफ 15 ईयर्स, 0 सैल्वेज वैल्यू, तो 6 ईयर्स प्लस 9 ईयर्स, 15 ईयर्स हो गया ना, 6 ईयर प्लस 9। क्वेश्चन का पेज नंबर तो 7, रिप्लेसमेंट डिसीजन देखो बेटा, साड़ी आपके पास होगा रिप्लेसमेंट डिसीजन, उसमें देखो 7 या 8 नंबर क्वेश्चन नंबर होगा। अब 9 ईयर है तो स्क्रैप वैल्यू हो गया। अब देखिए न्यू, कॉस्ट ऑफ न्यू, यहां पे नए को खरीदा गया, कॉस्ट ऑफ न्यू $2,50,000 है, 2,50,000। रिजल्ट रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय 30,000 पर ईयर। ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस, कम हो जाएगा, कितना से, 30,000 से हो जाएगा पर ईयर, नेक्स्ट 9 ईयर। द ओल्डर मशीन कुड बी सोल्ड ना फॉर ₹50,000। पुराने मशीन को अभी हम सेल करने जाएंगे तो कितना में सेल करेंगे, 50,000 में। दिस मशीन विल ऑल्सो डेप्रेशन स्टेट एंड बेसिस,
9 ईयर लाइफ दिस, ये भी आपको 9 ईयर का है, लेकिन 9 साल के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू आपकी कितनी है, 25,000 है, 25,000, इसकी स्क्रैप वैल्यू 25,000 है। द कंपनी टैक्स रेट 50% एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 10% है। यहाँ पे क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ है 50% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट रेट आपको कितनी दी हुई है, 10% दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट 10% दिया हुआ है। तो आप बताइए रिप्लेसमेंट किया जाए या नहीं किया जाए, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आ गया। अनुपम, अंकिता बताइए, रोहित समझ आ गया क्वेश्चन एकदम अच्छे से, स्टार्टिंग से एंड तक हमारे पास क्वेश्चन समझ आ गया। टैक्स रेट 50% दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को, बताइए बेटा। सादिया, अनुपम, अंकिता, रोहित, बताओ क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को, आगे बढ़ा जाए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास कोई भी रिप्लेसमेंट एडिशन का जो क्वेश्चंस होता है हम 5 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं, 5 तरीके से। सबसे पहले हमारा वर्किंग नोट क्या होता है, टैक्स इफेक्ट, ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड, हमारी ओल्ड को सेल करने से क्या हमारे पास आएगा। दूसरा वर्किंग नोट क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। तीसरा वर्किंग नोट क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउट, प्रेजेंट इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, और बाद में क्या होता है, टर्मिनल कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश इनफ्लो। इतना सारे वर्किंग नोट बनानी है। तो सबसे पहले हम ये वाली वर्किंग नोट को स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग नोट फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, वर्किंग नोट फर्स्ट, टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड मशीन, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड, सेल ऑफ ओल्ड, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड। हम ओल्ड को यदि सेल करते हैं तो टैक्स का इफेक्ट क्या होगा, टैक्स इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड। तो यहाँ पे इनकी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितना था भाई, ₹90,000। हमारी जो सेल है, सेल कितना में हुआ बताइए, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 50,000, बुक वैल्यू 90,000। तो हमने बुक वैल्यू 90,000 था, सेल वैल्यू 50,000। यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास क्या था, क्वेश्चन में तो बुक वैल्यू हमारे पास, बुक वैल्यू 90,000 था, सेल वैल्यू 50,000 है। तो बुक वैल्यू 90,000, सेल वैल्यू 50,000, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए आप। हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना का हो गया, 40,000 का, 40,000 का। तो टैक्स बेनिफिट कितना हो गया, टैक्स बेनिफिट 50% ऑफ ₹40,000, 50% ऑफ ₹40,000, बताइए कितना हो जाएगा, ₹20,000 हमारे पास टैक्स की बेनिफिट हो जाएगा, ₹20,000 टैक्स की बेनिफिट हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, ₹20,000 हमारी टैक्स की बेनिफिट हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ₹20,000 टैक्स की बेनिफिट हो गया, एकदम क्लियर हो गया। पहली वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। अब इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो निकालना है, सेकंड वर्किंग नोट।
इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। अब सुनिए, हमने आपको मशीन को नए को खरीदा 2,50,000 में, सेल किया 50,000 में, टैक्स की बेनिफिट हो गई, तो आपको क्या करेंगे, वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना आ गया, न्यू मशीन हमने खरीदा है कितना में, 2,50,000 में, लेस सेल ऑफ ओल्ड, हमने ओल्ड को सेल किया कितना में, 50,000 में, लेस टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट हुआ आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से 20,000। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो हो गया, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, ये रुपीज कितना हो जाएगा, 1,80,000 इज द इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, 1,80,000 इज द इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। आप लोग देखिए, हमने खरीदा 2,50,000 में, पुराने को सेल किया 50,000 में, हमारे पास टैक्स की बेनिफिट आई थी कितना, 20,000, तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो कितना हो गया, 1,80,000 रुपये हो गया। हाँ जी, इंक्रीमेंटल, ये पैसा गया, ये पैसा गया। अब बताइए, हमने ये वाली वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिया, ये वाली वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिया, अब कौन सी वर्किंग नोट बनानी है बताइए, कौन सा वर्किंग नोट बनाना है बेटा, बताइए कौन सी वर्किंग नोट बनाना है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाली वर्किंग नोट बनाना है। हमारे पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाली वर्किंग नोट बनानी है, ये वाली थर्ड। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको वर्किंग नोट 3 बनाएंगे, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ। तो कॉस्ट 2,50,000 है न्यू का। अब सुनिए, न्यू की कॉस्ट 2,50,000 है, 9 ईयर लाइफ है, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 25,000 है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 25,000 है, ये 2,50,000 है। अब हम क्या करेंगे, 2,50,000 यहाँ पे 25,000 और डिवाइडेड बाई 9, तो डिवाइडेड बाई 9 तो ये कितना हो जाएगा, 25,000। डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड, तो बुक वैल्यू से ले लेते हैं, कॉस्ट के केस में यहाँ पे बुक वैल्यू से ले लेते हैं, बुक वैल्यू से। तो बुक वैल्यू हमारे पास कितनी है, प्लीज बताइएगा, 90,000। स्क्रैप वैल्यू 0 है, 9 साल लाइफ है। तो जब भी रिप्लेसमेंट डिसीजन में जनरली बुक वैल्यू पे लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहता है। अब बताइए यहाँ पे हो जाएगा 10,000। अब बताइए यहाँ पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 25,000 माइनस 10,000, ये 15,000 आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। 15,000 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 15,000। क्लियर हो गया। अब देखिए, हमने ये वाली काम कर ली, ये वाली काम कर ली, अब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी निकल गया। अब क्या सोचनी है,
ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकालनी है। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो ऑप्शन है। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो के केस में हमें आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे। तो क्या जब हम पुराने को बेचेंगे और नए को खरीदेंगे तो क्या कोई सेविंग हो रहा है हमारे पास? क्या कोई सेविंग हो रहा है? क्या कोई हमारे पास प्रॉफिट हो रही है? तो जरूर कोई ना कोई प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है जब पुराने को सेल करेंगे और नए को खरीदेंगे, जब पुराने को सेल करेंगे नए को खरीदेंगे तो जो हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 30,000 से डिक्रीज कर जाएगा, 30,000 से डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो कॉस्ट हमारे पास कम होगा तो उतना से हमारे पास अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इंक्रीज करेगा। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो इसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे? ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकालेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट 4 कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, वर्किंग नोट 4 इंक्रीमेंटल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये ₹30,000 इंक्रीमेंटल मैंने इतना ज़्यादा हमारे पास रिवेन्यू इंक्रीज कर जाएगा। कॉस्ट बढ़ने कम होने का मतलब क्या हुआ? रिवेन्यू इंक्रीज करना। लेस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारे पास 15,000 है। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? 15,000 लेस टैक्स रेट कितनी है? 50% है। टैक्स रेट कितनी है? 50%। तो 50% टैक्स रेट है तो 15,000 का 50% इतना हो जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स 7,500। एड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 15,000। अब आपको इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ये 22,500 ये आपका इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो हो जाएगा। हाँ जी भाई बताइए, आप लोग को समझ आया कि नहीं यहाँ तक? हाँ जी सादिया, रोहित, अनुपम, अंकिता, ये बताइए समझ आया ना आप लोग को यहाँ तक? प्लीज बताइए बेटा। एकदम अच्छे से समझ आ गया? एकदम अच्छे से समझ आ गया? अब सुनिए, अब ये हमारे पास एकदम अच्छे से समझ आ गया आप लोग को? आप लोग कॉपी भी कर रहे हैं? तो हमने आपको ये भी वर्किंग नोट कंप्लीट कराया। हमारी ये भी वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो भी हो गया। अब क्या निकालेंगे? टर्मिनल कैश इनफ्लो निकालते हैं। टर्मिनल कैश इनफ्लो, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। टर्मिनल कैश इनफ्लो निकालनी है। टर्मिनल कैश इनफ्लो, अब वर्किंग नोट 5 कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो। प्लीज इसको समझिए। टर्मिनल कैश इनफ्लो का मतलब जब रिप्लेस हमने किया तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट एडिशनल गया ₹1,80,000।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हर एक साल 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 इंक्रीमेंटल के बाद 22,500 22,500, ये 9 ईयर में भी 22,500 तो आएगा ही। लेकिन एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट क्या है कि जो 9th ईयर में आपकी एक स्क्रैप वैल्यू था, इसकी स्क्रैप वैल्यू जो था वो 25,000 था नए मशीन का। नए मशीन की स्क्रैप वैल्यू कितना था? 25,000 था। नए मशीन की स्क्रैप वैल्यू कितना था? 25,000। न्यू मशीन का जो स्क्रैप वैल्यू था वो आपको 25,000 था। नए मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू था वो 25,000 था। अब सुनिए, नए मशीन की स्क्रैप वैल्यू 25,000 था, लेकिन इसका सेल वैल्यू नहीं दिया था। तो जब सेल वैल्यू नहीं दिया है तो एक बात मान लीजिए, यहाँ पे 3 केसेस में लिखा। सपोज कीजिए कि मैंने सेल आपको 30,000 में किया, तो यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। सपोज कीजिए हमने माना कि सेल 20,000 में किया, यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। सपोज कीजिए कि हमने सेल मान ला 25,000, तो जितना आपकी बुक वैल्यू होता है, जितना आपकी बुक वैल्यू है उतना ही मैंने सेल वैल्यू माना। तो यहाँ पे नो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, नो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो जब भी क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया हो लेकिन सेल वैल्यू नहीं दिया हो, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू तो दिया हुआ है ना, लेकिन सेल वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू तो दिया है लेकिन सेल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया हो लेकिन सेल वैल्यू नहीं दिया हो, जब सेल वैल्यू नहीं दिया रहता है तो हमारा एजम्पशन होता है, एज्यूम, इट इज एज्यूम दैट, इट इज एज्यूम दैट सेल इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। हम ये मान के चलते हैं, हमारी इस मानने में हमारे लिए बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो हो ही नहीं रही है। तो हमारी जो दी हुई है उसी को हम क्या मान लेंगे? सेल वैल्यू मान लेंगे। तो टर्मिनल में 9th ईयर में जो कैश का इनफ्लो आता है, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, 9th ईयर में जो कैश का इनफ्लो आता है उसी को हम टर्मिनल ईयर कहेंगे। 9th ईयर में जो कैश का इनफ्लो आएगा उसी को हम टर्मिनल ईयर कहेंगे। तो इसका का जो कैश का इनफ्लो होगा वही टर्मिनल ईयर होगा। तो हमारे पास 9th ईयर में क्या आया? एक तो हमारे पास बिजनेस करने से 22,500 आया, एक मशीन को सेल करने से 25,000 है। जैसे हमने मशीन को यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू 25,000 है ना, तो इसी 25,000 के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ टर्मिनल कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कितनी है? $22,500। ऐड क्या ऐड करेंगे? ऐड करेंगे स्क्रैप वैल्यू, ऐड सेल ऑफ मशीन। हम मशीन को सेल कर देंगे कितने में? 25,000 में। अब आपके पास क्या हो जाएगा? ये टर्मिनल कैश इनफ्लो आपके पास हो गया 47,500। ये जो 47,500 है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको आप यहाँ पे देखिए, हमने 1,80,000 में एसेट्स को रिप्लेस किया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, हमारे हर एक साल 22,500 आया एडिशनल। 22,500, 22,500, 22,500, 22,500, 22,500, 22,500।
9th ईयर में जो पैसा आया ना उसको टर्मिनल ईयर कहा जाता है। 9th ईयर वाले 9th ईयर के पैसे को हमने क्या लिखा 22,500 तो ये आया ही, साथ साथ एडिशनल जो आया एडिशनल कितना आया 25,000 आया, तो हमारे पास 47,500 आया। तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इसको कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे इनकी सारे की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। सारे का प्रेजेंट वैल्यू, तो एक तरीका क्या होता है 1 to 9 तो सेम आ रहा है 22,500 और 9th ईयर में एडिशनल भी आ रहा है 25,000। एक तो तरीका ये है 1 to 9 22,500 और 9th ईयर में क्या आ रहा है एडिशनल आपके पास कितनी आ रही है 25,000। एक तो तरीका ये है रिप्रेजेंट करने का, 9th ईयर में एडिशनल आपको आ रहा है 25,000। एक तरीका क्या है वो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है 1 to 8 में हमारे पास 22,500 आया 1 to 8 ईयर में 22,500। 9th ईयर में हमारे पास कितनी है जस्ट 47,500 आया 47,500, क्योंकि यहाँ 1 to 8 या सिर्फ यहाँ तक अब मैंने लिया है 1 to 8, इसको मैं नहीं लिया है। तो जब इसको मैं नहीं लिया है तो यहाँ पे तो 9th ईयर में जो पूरा आएगा 22,500 भी आएगा। तो दो तरीका से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। बताइए ये वाली पॉइंट आप लोग को समझ आया कि नहीं? अनुपम, सादिया, अंकिता, रोहित, प्रसिद्धा, बताइए ये वाली पॉइंट आप लोग को समझ आ गया रिप्रेजेंट करने का। अब आपको लास्ट में सारी वर्किंग नोट होने के बाद, ये भी वर्किंग नोट हो गया, सारी वर्किंग नोट होने के बाद हम क्या करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे ईयर लिखेंगे, कैश फ्लो लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखेंगे @ 10%, फिर प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 0 1 to 8, यहाँ पे मैं 9 लिखा, तो 9 लिखा तो यहाँ पे 1,80,000 पैसा गया 22,500। अब 1 to 8 लिखा है, 9th नहीं लिखा है मैंने, 1 to 8 लिखा है, तो यहाँ पे 47,500 होगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा -1,80,000। अब इस केस में 1 to 8 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 10% 5.335, 5.335 0.424, यहाँ पे 0.424 है लास्ट में 424। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जो आएगा वो नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। यहाँ 22,500 इंटू 5.335, ये हो जाएगा 1,20,000 037.5 47,500 इंटू 0.424 20,140 माइनस 1,80,000 39822.5। ये आपका नेट प्रेजेंट नेगेटिव आ गया, नेट प्रेजेंट नेगेटिव आ गया इसलिए प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे
हैंस प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड, रिप्लेसमेंट डिसीजन नहीं करेंगे। अब देखिएगा, हम दूसरे तरीका से भी रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे हम ईयर लिख देंगे 0129, यहां पे 9। कैश फ्लो लिखेंगे -1,80,000, 22,500। नाइन्थ ईयर का जो रेगुलर कैश का इनफ्लो है वो इसके साथ लिखा गया। नाइन्थ ईयर का जो रेगुलर कैश का इनफ्लो है तो इसके साथ लिखा गया, तो यहाँ पे सिर्फ 25,000 होगा, क्योंकि यहाँ पे 128 है तो इसीलिए 22,500 नाइन्थ ईयर का यहाँ पे लिखा गया। लेकिन यहाँ पे 129 लिखा, तो एडिशनल जो आएगा वो यहाँ पे लिखा। तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% 1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 साल का कितनी है, 5.335, 8 साल का है 0.424 भी यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पे 0.424 यहाँ पे प्रेजेंट माइनस 1,80,000 तो यहाँ पे हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5.335 प्लस 0.424, ये 5.759 इंटू 22,500 मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 577.5, और यहाँ पे 25,000 इंटू 0.424 10,600 तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, $39,800। ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो दो तरीका से रिप्रेजेंटेशन का केस है, दोनों तरीका से मैंने रिप्रेजेंट करके आपको समझाया। आप लोग बताइए, प्लीज बताइए कि मुझे, आप लोग बताइए प्लीज समझ आया कि नहीं आया। हाँ जी प्लीज बताइए समझ आया कि नहीं आया। हाँ जी बताइए समझ आया कि नहीं। अनुपम, साडिया, एकदम अच्छे से समझ आ गया। अंकिता, चलिए रिप्लेसमेंट डिसीजन की और भी क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में कल, और आप लोग को कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा। समझ आ गया बेटा आप लोगों को। आज की क्लास इतना ही रहने दिया जाए। इस क्वेश्चन को रिवाइज करना आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करना बेटा। ओके, थैंक यू क्लास। कोई डाउट? थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बोलो क्लासेस के बारे में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं फिर बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।